नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास जरूरी। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में बोले प्रधानमंत्री। कहा, ईस्ट का मतलब एम्पावर, एक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान की गोली का बीएसएफ ने गोले से दिया जवाब। बीएसएफ अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने किया जवानों के शौर्य को नमन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से फिर सामने आई पाकिस्तान की असलियत। राहुल गांधी ऐसे सवाल ना उठाएं जो सुरक्षा के लिए हो खतरा। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर पर नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर किया हमला। कहा, राहुल गांधी तय करें कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं या निशाने पाकिस्तान। वैश्विक मंच पर बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा। रूस, जापान और यूएई के दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देश भारत के साथ। और नक्सलवाद के खिलाफ जारी है अभियान। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के किस्टाराम पामेड़ जंगल में 4 नक्सली ढेर। ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम शामिल। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। पीएम ने कहा कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, बल्कि ये एक अभियान है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, ये कॉल टू एक्शन है। भारत का भविष्य नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे आप सभी बिजनेस लीडर्स पर पूरा भरोसा है। आइए एक साथ मिलकर भारत की अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत की प्रेरणा बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आज का ये सामूहिक प्रयास और आप सबका इससे जुड़ना, आपका उमंग, आपका कमिटमेंट आशा को विश्वास में बदल रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया। अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में दे दिया था। 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है,
इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पराकाष्ठा है। इस वक्त जब भारत को एकजुट होना है, उस वक्त राहुल गांधी अमर्यादित बयान दे रहे हैं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के कितने विमान गिरे हैं। राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने में लगे हैं, जबकि मरियम नवाज खुद कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंधु से पाक को झटका लगा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? और जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। The entire delegation has come on one issue to convey our message to the world that the fight against terrorism is not only for India, it's for the entire world. It is my pleasure and privilege to lead an all-party parliamentary delegation to Japan. I wish to affirm that Japan is a special and strategic partner of India, and both countries are bound by similar values such as democracy and press freedom. All of them have condemned the terrorist incident that took place in April in Jammu and Kashmir and have expressed solidarity with India. India is extremely grateful to Japan for this. तो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने को उजागर करने के लिए डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस के दौरे पर है और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मामलों पर रूस की फेडरेशन काउंसिल कमेटी के प्रथम उपाध्यक्ष आंद्रेई डेनिसोव के साथ बैठक की। बैठक में रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और अधिकारी भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का पर्दाफाश उजागर करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अनवर गर्गिश डिप्लोमेटिक अकादमी के महानिदेशक निकोले ई म्लादेनोव से मुलाकात की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है और इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने यूएई के बीएपीएस हिंदू मंदिर का दौरा किया और प्रार्थना की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को बर्लिन में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज बर्लिन में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिलकर सम्मानित महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें बताई। हमारी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और विस्तार देने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत की जर्मनी की एकजुटता की सराहना करता हूं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की और इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार के समय अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू, बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई पर भारतीय सेना की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के किस्टाराम पामेड़ जंगल में पिछले 24 घंटे से चल रही मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर अबूझमाड़ के जंगलों में 27 नक्सलियों के मारे जाने की सफलता का जश्न मनाते डीआरजी जवानों का वीडियो सामने आया है। पिछले दिनों बीजापुर और नारायणपुर जिलों की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के घने जंगलों में डीआरजी और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 27 नक्सली मारे गए थे। यह हालिया वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के बाद जवानों ने मौके पर ही विजय का उत्सव मनाया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा है कि टैरिफ युद्ध और भू राजनीतिक संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत जो वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था कंटिन्यूअसली बनी हुई है। और वह उस समय जब जियोपॉलिटिक्स और टैरिफ वॉर से अप्रभावित होते हुए ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ग्लोबल टैरिफ वॉर हो या जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उन सब के बावजूद आज उनसे बिना प्रभावित हुए भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। और अब खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर जवानों के सम्मान में मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐतिहासिक किले से प्रारंभ होकर ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जनपद पंचायत कार्यालय तक पहुंची। यात्रा के दौरान जहां भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठा, तो वहीं नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में एनसीसी कैडेट, सामाजिक और धार्मिक संगठन, व्यापारी, शिक्षक, पूर्व सैनिक और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पहलगाम की जो घटना हुई थी जिसमें हमारे 27 लोग धर्म देखकर मारे गए थे, और जो हमारी भारतीय सेना ने जो धूल चटाया है आज पाकिस्तान को, और घर में घुस करके जो स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक, उनके सम्मान में पूरा देश मैदान में है, उनका धन्यवाद करता है। हम कायल हैं अपनी सेना के उसमें, और सेना के हौसले के लिए हम लोग जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर के उसे अपनी भारतीय सेना के साथ में बहुत अच्छा काम किया हमारी सेना ने कि जाकर के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत देश ने पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन सफलता और विजय प्राप्त की है, और भारतीय सेना के पराक्रम के दम से हमने जो 3.5-4 दिन के अंदर विजय श्री हासिल की है, इसके सम्मान में, सेना के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, इंडियन आर्मी के सम्मान में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा सड़क पे उतरा और तिरंगा यात्रा के रूप में भारतीय सेना का सम्मान किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो धूल में मिलाया है, तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे सभी साथी, माताएं, बहनें और बच्चे तक शामिल हुए। देश के सम्मान के लिए और देश के जवानों को गौरवान्वित करने के लिए और एक संदेश देने के लिए हमारे देश में एक नेतृत्व वाले नेता हैं जो एक सेना के साथ साथ एक छोटे गरीब बच्चे से लेकर के एक अमीर तक को एक साथ लेके चलते हैं। ये बताता है कि हमारा देश का भविष्य उज्जवल है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर आतंक का खात्मा करने के बाद हर भारतवासी उत्साहित नजर आ रहा है। सेना के मनोबल को और बढ़ाने के लिए आज मध्य प्रदेश के सिवनी में मातृशक्ति संगठन द्वारा शौर्य का सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। ये यात्रा मिशन स्कूल मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के साहस को सम्मान देने के उद्देश्य से निकाली गई इस यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। लोग हाथों में तिरंगे और सेना के पोस्टर लिए देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। वहां उन्होंने रेलवे स्टेशनों की स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान बिहार को 428 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। अश्विनी वैष्णव देश और एशिया के पहले जमालपुर रेल कारखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने 78 करोड़ की लागत से बनने वाले वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया। इसके बनने से हर महीने 545 से 800 वैगन की मरम्मत की जा सकेगी।
जमालपुर में रेल मंत्री ने जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप और IRIMEE के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की कार्य योजना भी शुरू की। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि 2026 के शैक्षणिक सत्र तक IRIMEE संस्थान में आम छात्रों का भी दाखिला होगा। 350 करोड़ रुपए का बजट पूरे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बना है। आप सबको जानकारी है कि जमालपुर वर्कशॉप का वर्कलोड बढ़ाने के लिए वैगन के निर्माण का, टावर वैगन के निर्माण का, टावर कार के निर्माण का, क्रेन के निर्माण का और जो जमालपुर जैक के नाम से जाना जाता है वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के निर्माण के टारगेट्स लगातार बढ़ाए गए और इन 10 वर्षों में तो एक अच्छी परिस्थिति में आज जमालपुर वर्कशॉप आ चुकी है। और दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम ग्रीन नॉर्थ ईस्ट, सशक्त भारत के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर रखी गई है, जो पूर्वोत्तर भारत की अपार ऊर्जा संभावनाओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग की गरिमामयी उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव नॉर्थ ईस्ट के भारत के विकास को प्राथमिकता देते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी के रूप में मान्यता दी है। मोदी जी ये सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स पे नहीं देखा, मोदी जी ने देखा देश और ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसको अष्टलक्ष्मी रूप के पूजन करना शुरू किया है। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी। दिस ऑर्गेनाइजिंग द इन्वेस्टर मीट एंड कॉलिंग द पीपल, हैविंग द पैनल डिस्कशन एंड ब्रिंगिंग द इंडस्ट्रियल लीडर्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, दैट इटसेल्फ शोज दैट कुछ बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव के एक तो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर एक राज्य में इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देके इसको आगे बढ़ाना है निर्णय किया है। और दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में शुक्रवार को शहीद सैनिकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के शहीद जवानों के परिजनों को बैज और सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। यह पुरस्कार जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंकों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए गए। देश के लिए बलिदान देने वालों में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, कैप्टन दीपक सिंह, हवलदार रोहित कुमार, नायक दिलबर खान, राइफलमैन रवि कुमार, सिपाही प्रदीप सिंह, डीएसपी हिमायूं, मुजम्मिल भट्ट और OEM DDE1 विजयन कुट्टी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिना पूर्व सूचना दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने पर विवाद खड़ा हो गया है। डूसू सचिव ने NSUI द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। डूसू सचिव मित्रविंदा कर्णवाल ने छात्र संघ के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और NSUI से सवाल पूछा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। मेरा सवाल है राहुल गांधी से, मेरा सवाल है NSUI से, उनके गुंडों के एंटोराज से कि क्या ये उनके व्यक्तिगत संपत्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय? क्या यहाँ पर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को उनके मन में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? आज उन्होंने जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की वैल्यू ही नहीं, छात्र संघ की रिस्पेक्ट को खंडित किया है, उसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उन्हें फेस करने पड़ेंगे। और राहुल गांधी जी को मैं बता देना चाहती हूँ, रौनक खत्री को मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आर्म्ड फोर्सेज या स्टूडेंट्स के प्रति कोई सवाल उठाए गए, उसका जवाब देने, स्टूडेंट्स की ढाल बनने ABVP लेड डूसू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे सामने खड़ा रहेगा। और यूपी में बहराइच जिले से सटे इंडो नेपाल सीमा रोपाईडीहा बॉर्डर से भारत में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ का इनपुट मिलने के बाद इस इलाके में बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। SSB हेडक्वार्टर और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद रोपाईडीहा सीमा पर हाई अलर्ट है।
सुरक्षा एजेंसियां, एसएसबी और अन्य एजेंसियां बॉर्डर से सटे इलाकों में सघन चेकिंग और कॉम्बिंग कर रही हैं। आने जाने वाले लोगों की पहचान पत्र की सघन जांच के साथ जामा तलाशी भी की जा रही है। एसएसबी के 42वीं वाहिनी कंपनी कमांडेंट ने बताया है कि इंडिया और नेपाल के नागरिकों के अतिरिक्त यदि कोई आता है तो पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी इनपुट मिलने के बाद सघन चेकिंग अभियान के साथ समस्त कागजात, आधार आदि की विधिवत जांच और जामा तलाशी के बाद ही बॉर्डर पर आवागमन करने दिया जा रहा है। इस बॉर्डर पर खुली सीमा को मिलाकर करीब 35,000 लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं, जिनमें सभी भारतीय या फिर नेपाली होते हैं। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।